एवरीवन, दिस इज ममता सावरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप केमिस्ट्री में कहीं नहीं रुकने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज 16U। अगर ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U है तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये सेम है। तो ये कैसे हम प्रूव करेंगे? तो मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल होगा? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये हम सभी जानते हैं। एक ऑक्सीजन एटम का मास 16U और ये हो गया आपका एवोगैड्रो नंबर। अब 1U किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू दिस नंबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इस U की वैल्यू को हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। तो आप देखिए क्या मैजिक होता है, 16 ग्राम। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U है और 1 मोल एटम का मास 16 ग्राम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, बस यूनिट अलग है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द नीड फॉर अ रेफरेंस एटम फॉर एटॉमिक मास, गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट 2 रेफरेंस एटम्स। तो हम यहाँ पे एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। सोचिए उस टाइम जब हमारे पास कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, माइक्रोस्कोप नहीं था, उस समय एटम जो कि टाइनी पार्टिकल होता है उसके मास को कैसे निकाला जाए। इसको इस तरीके से अज्यूम कीजिए कि टीचर को एक क्लास में मान लीजिए 40 स्टूडेंट है और उनकी हाइट का डेटाबेस तैयार करना है, लेकिन टीचर के पास मेजरिंग टेप नहीं है। तो उसी तरह एटम के मास को निकालने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो टीचर क्या करते हैं, एक स्टूडेंट की हाइट को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और बाकी स्टूडेंट की हाइट को उससे रिलेट करके रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे साइंटिस्ट लोगों ने किया। उन्होंने उसके लिए एक रेफरेंस एटम को चुना, दैट वाज फर्स्ट हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन से बाकी एटम के मास को रिलेट करके रिलेटिव एटॉमिक मास का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। अर्लियर रिलेटिव एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट वाज गिवन, और उसके बाद जब हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट आ गए तब हमने किसी भी एटम का एक्चुअल एटॉमिक मास निकाल लिया। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास को किस तरीके से निकाला गया और उसके लिए रेफरेंस एटम कौन से लिए गए थे। So to express relative atomic mass of an atom, there was a requirement to or need of a reference atom. तो उसके लिए चुना गया, पहले हाइड्रोजन को चुना गया और बाद में चुना गया कार्बन 12 को। हाइड्रोजन एटम, इट वाज द लाइटेस्ट एटम और इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास कंसीडर किया गया था दैट वाज 1। उसके बाद ये देखा कि नाइट्रोजन का जो मास था इट वाज 14 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो इसलिए नाइट्रोजन के मास को क्या मान लिया गया, 14U। On this scale, relative atomic mass of different atoms came out to be fractional. तो उस वजह से फिर क्या किया गया, later in the course of time, कार्बन was chosen as reference atom। तो बाद में कार्बन को चुना गया था और कार्बन का जो मास था वो 12 मान लिया गया था। एंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब हम बात करते हैं कि ये यूनिफाइड मास और डाल्टन क्या होता है। ये ध्यान रखिए बच्चों, 1 AMU इज इक्वल टू U एंड दैट इज इक्वल टू डाल्टन। ये तीनों एक ही यूनिट है। तो पहले क्या किया गया था, इस कार्बन एटम को, आप थोड़ा यहाँ पे फोकस कीजिए इस पिक्चर पे, कार्बन एटम को माना गया रेफरेंस एटम। फिर हमने इसके 12 पार्ट कर दिए गए, तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम ये है। इसको अगर हम इस बैलेंस में रखते हैं तो इसका जो मास आएगा, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम दैट इज इक्वल टू 1 AMU और U। ठीक है, तो इसको रेफरेंस माना गया। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन के एटम को रखती हूँ, तो उसके लिए आपको ये वाला जो पार्ट है ये कितने रखने पड़ेंगे, 14 टाइम्स। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन का मास क्या हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू 14 AMU और 14U। तो इस तरीके से पहले रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले गए थे। अब बात करते हैं कि इस U की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये कार्बन एटम है, इसका मास कितना होता है। अब पहले जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तब तो हमें ये पता नहीं था, तो हम क्या लिखते थे, हम ये लिखते थे कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, जो कि क्या है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, फिर बाद में एक इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आया दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर,
ठीक है, इस मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमें ये पता चला कि कार्बन के एक एटम का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू 1.994 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो हमने जब इसकी वैल्यू इनपुट की तो 1 AMU यानी कि 1 U का जो वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ग्राम्स के अंदर इसकी वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। व्हाट डू यू मीन बाई 1 मोल? 1 मोल का मतलब क्या होता है? तो 1 मोल एक टर्म है दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इसके इक्वल होती है। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो देखिए, मैटर के अंदर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल्स का जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा नंबर में ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कि हम जो नॉर्मल हमारी टर्म्स हैं मिलियंस, करोड्स, इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो काउंट इतना ज़्यादा होता है। तो ये जो ह्यूज काउंट या लार्ज नंबर ऑफ काउंट जो पार्टिकल्स का प्रेजेंट होता है किसी मैटर के अंदर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आवोगाद्रो साहब ने कहा कि हम मोल टर्म को यूज़ करेंगे। और मोल किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू दिस नंबर। आप सोचिए 10⁻23 ये नंबर कितना बड़ा है। तो अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि आपके पास 1 मोल वाटर है, तो इसका मतलब आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो गिवन अमाउंट आपको दिया गया वाटर का। अब आप ये भी मान समझते हैं कि जो 1 मोल पार्टिकल्स हैं इनका मास भी फिक्स होता है और जिसे हम कहते हैं मोलार मास। जैसे कि वाटर के 1 मोल का मास कितना होता है? 18 ग्राम। अब 18 ग्राम कहाँ से आया? तो मोलार मास हम निकालते हैं एटॉमिक मास से, जो आगे वीडियो में हम निकालने वाले हैं। तो मोल को आप ये समझ लीजिए कि मोल जो है उसको हम यूज़ करते हैं मैटर में प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ काउंट जो पार्टिकल्स का होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, मॉलिक्यूलर जो मास होता है दैट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, और जो मोलार मास होता है दैट इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स या 1 मोल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे यूनिट का आपको ध्यान रखना होगा। अगर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बोला जा रहा है तो यूनिट होगी यू, और अगर मोलार मास बोला जा रहा है तो यूनिट होगी ग्राम। और अगर ये बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि जो मॉलिक्यूल को बनाने वाले एटम हैं उनके मास को आप ऐड कर दीजिए। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम का होता है 23U और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये किसके इक्वल आएगा? इट इज़ इक्वल टू 58.4U। अब देखिए मैंने यहाँ पे U लिखा है। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का आएगा 24 प्लस 35.5 इंटू 2। तो ये इसका जो ये इक्वल आएगा 95U के। यूनिट का ध्यान रखिएगा बच्चों, U। और ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता ही दिया है कि मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस यूनिट अलग होती है, वो हमने प्रूव भी किया था। पोटेशियम नाइट्रेट के लिए पोटेशियम का होता है 39 और नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 101U। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका हम निकालते हैं तो इसका हाइड्रोजन का हो गया 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 2 जा 32, तो ये इक्वल होगा 34U के। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का निकालते हैं तो एल्यूमिनियम का होता है 27 प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 133.5 और यहाँ पे U। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का 16 2 जा 32 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 दैट इज़ 2 और दैट इज़ इक्वल टू 74U। और बाकी इनका आप ट्राई कीजिए, ये मैंने यहाँ पे निकाल के इनका आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे मैटर हमारा क्या है? CO2 और उसका मास गिवन है दैट इज 88 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको 88 ग्राम गिवन है। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि जो मोल्स होंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के दैट इज इक्वल टू मास गिवन मास ऑफ मैटर डिवाइडेड बाई मोलार मास ऑफ CO2।
ठीक है। अब इसको आप मोलर मास लिखिए या फिर आप लिखिए मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, एक ही बात है। तो नया कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल्स आएंगे तो इसका गिवन मोलर मास है 88 और कार्बन डाइऑक्साइड का जब आप मास निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास या इन ग्राम या मोलर मास इन ग्राम तो इट विल इक्वल टू 12 + 16 2 = 32, तो इट इज़ 44। तो 44 से डिवाइड किया तो कितना है 2 मोल्स। तो वी हैव 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 88 ग्राम। अब 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 × 6.022 × 10⁻23, इतने आपके पास CO2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरीके से बड़े आसानी से हम किसी गिवन मैटर में उसके कितने पार्टिकल प्रेजेंट है कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 27 ग्राम वाटर। तो देखो गिवन मास ऑफ वाटर इज 27 एंड मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 ग्राम, तो ये कितना आएगा 1.5 मोल, 1.5 मोल ऑफ वाटर। तो H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने हुए आपके पास, H2O मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1.5 × 6.022 × 10⁻23। तो 27 ग्राम में आपके पास इतने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। देखिए आप कितना बड़ा काउंट है ये, इसलिए मोल का इंट्रोडक्शन किया गया अवोगाद्रो साहब के द्वारा। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर देयर इन 49 ग्राम ऑफ सैंपल। तो इसका भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के जो मोल्स आएंगे, मोल्स को हम N से डिनोट करते हैं। तो गिवन मास है 49 और सल्फ्यूरिक एसिड का आप जब निकालेंगे मोलर मास तो ये आता है 98। देखिए ये 49 डिवाइडेड बाई 98 तो कितना आया हाफ मोल। तो अब हाफ मोल तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, मॉलिक्यूल्स हाफ इंटू एवोगैड्रो नंबर, इसको मैं N0 से डिनोट कर देती हूँ। तो इस सो डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कॉम्बाइन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वैलेंसी में कोई भी चार्ज नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिए। वैलेंसी एक होल नंबर होता है विदाउट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम of an element gives away or takes up while forming an ionic bond is called the valency of that element। तो ionic bond के केस में बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर गिवन अवे और टेकन अप इज ऑलवेज अ होल नंबर, देयरफॉर वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर। ये ध्यान रखिए, वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती है। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। इसको हम प्रूव करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। क्यों होती है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए आप 2 6, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 2। वही अगर हम सोडियम का केस देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 8 1, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। हम जाते क्यों, क्योंकि वो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, इसलिए सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। इसलिए वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड होते हैं। अब कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे अंडर डिफरेंट कंडीशंस द एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स गिव अवे और टेक अप डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन सच केसेस दे रिप्रेजेंट मोर देन 1 वैलेंसी और इसे हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कि आप यहाँ कॉपर का केस देख सकते हैं, Cu+1 और Cu+2। तो +1 को हम अस से एंड करते हैं और +2 को इक से, मतलब कम जो वैलेंसी होती है उसके बाद में अस लगाते हैं और ज़्यादा वाली के एंड में इक लगाते हैं। जैसे मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, फेरस फेरिक। तो इस तरीके से वेरिएबल वैलेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनकी आपको याद रखनी है, कॉपर मर्क्यूरी और आयरन की वेरिएबल वैलेंसी। अब जहाँ पे जैसे हमने कहा था ना जो वैलेंसी है वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड होती है, तो यहाँ पे जैसे देखिए हीलियम, इसकी वैलेंसी 0 होती है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है 1। बेरिलियम 2 2, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है। बोरोन 2 और 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 होती है।
कार्बन की वैलेंसी सभी को पता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बच्चा बच्चा ये बात को जानता है। नाइट्रोजन 7 और ये होता है 2 5। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसकी वैलेंसी 3 होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 6 6 और इसकी वैलेंसी होती है 2। फ्लोरीन की बात करें तो 2 7, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसलिए इसी की वैलेंसी 1 होती है। नियॉन 2 8, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी 0 होती है। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर, सोडियम का ये देखिए 11 281, इसकी वैलेंसी 1। मैग्नीशियम 12 2 8 2, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसके लिए वैलेंसी 3 होती है। सिलिकॉन का 2 8 4 और इसकी वैलेंसी होती है 4। तो इस तरीके से आज हमने केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किए थे। और आप जानते हैं वीडियो के एंड में हम बच्चों के लिए थॉट फॉर स्टूडेंट रखते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं थॉट फॉर स्टूडेंट की। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दिस इज सेड बाय नेल्सन मंडेला। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।